नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रदर्शनकारी यूनियन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण किसानों को बांटने और गुमराह करने का है प्रयास। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही किसान यूनियन ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण किसानों को बांटने और गुमराह करने का प्रयास प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानूनी गारंटी देना चाहते हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों द्वारा अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन का इस्तेमाल करने के प्रधानमंत्री के आरोप पर प्रतिक्रिया देते हुए किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ ने कहा कि यूनियन ने कभी भी किसी राजनीतिक दल को अपना मंच इस्तेमाल नहीं करने दिया। उन्होंने सरकार पर मुद्दे से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार और प्रदर्शनकारी किसानों के बीच वार्ता में गतिरोध के लिए राजनीतिक मंशा रखने वालों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार अपने कटु आलोचकों समेत सभी से बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन यह बातचीत तर्कसंगत तथ्यों और मुद्दों पर आधारित होनी चाहिए। मोदी ने अपने भाषण में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब ये कानूनों को लेकर उनकी एमएसपी सहित कुछ वाजिब चिंताएं थी, लेकिन बाद में इसमें राजनीतिक लोग आ गए और हिंसा के आरोपियों की रिहाई और राजमार्गों को टोल मुक्त बनाने जैसी असंबद्ध मांगे करनी शुरू कर दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पंजाब में विरोध के बाद बीजेपी नेता होटल से भागे। उत्तराखंड में प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स पर ट्रैक्टर चढ़ाया। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को एक महीना पूरा हो गया है। दो राज्यों में शुक्रवार को प्रदर्शनकारियों का उग्र रूप देखने को मिला। पंजाब के फगवाड़ा में किसानों ने बीजेपी नेताओं का घेराव किया। बीजेपी के नेता यहां अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे। दोस्तों किसानों के विरोध की वजह से इन नेताओं को पुलिस सुरक्षा में होटल के पिछले दरवाजे से निकलना पड़ा। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रदर्शन कर रहे किसानों को पुलिस ने बाजपुर में बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की। इस पर एक किसान ने बैरिकेड्स पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं पहुंची। उधर दिल्ली में पुलिस ने चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर बंद कर दिए हैं। शनिवार को NH-44 को भी ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की माफियाओं को चेतावनी, कहा MP छोड़ दो नहीं तो जमीन में गाड़ देंगे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने माफियाओं को राज्य छोड़कर चले जाने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं करने पर उन्हें जमीन में 10 फुट नीचे गाड़ दिया जाएगा। दोस्तों शिवराज सिंह चौहान ने सुशासन दिवस के अवसर पर होशंगाबाद जिले के बाबई विकास खंड में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया और अपने भाषण में कहा कि मध्य प्रदेश छोड़ दो नहीं तो जमीन में 10 फुट नीचे गाड़ दूंगा, कहीं पता भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है, जिसे हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारे लिए सुशासन का अर्थ यही है कि जनता को बिना लिए दिए सरकारी सेवाएं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 2G इंटरनेट और लॉकडाउन के बावजूद 500 महिलाओं को दिया रोजगार, कमाए 5 करोड़ रुपए भी। जी हां दोस्तों, इस महामारी के कारण साल 2020 शुरुआत से ही त्रासदीपूर्ण रहा है। इस दौरान हजारों लोगों की नौकरियां चली गई, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस संकट के समय में लोगों का साथ दे रहे थे। एक ऐसा ही मामला दोस्तों जम्मू कश्मीर से सामने आया, जिसमें दो नौजवानों ने मुश्किल के दौर में 500 लोगों को रोजगार दिया और उनकी मदद से करीब 5 करोड़ का बिजनेस भी खड़ा कर दिया। कश्मीर में दोस्तों 2G इंटरनेट और लॉकडाउन जैसी चुनौतियों को पार करते हुए दो युवाओं ने खुद को साबित कर दिखाया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हाथों में तख्ती लेकर आप नेताओं ने संसद में लगाए नारे, प्रधानमंत्री मोदी से की अपील। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ जहां एक और किसान आंदोलन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल केंद्र की मोदी सरकार को घेरती नजर आ रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और भगवंत मान ने संसद में प्रधानमंत्री मोदी के सामने जमकर नारेबाजी की। प्रधानमंत्री मोदी संसद के सेंट्रल हॉल में मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर
श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। दोस्तों, संसद भवन में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और भगवंत मान ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने हाथ में तख्ती लेकर नारा लगाया कि किसान विरोधी काला कानून वापस लो, अन्नदाताओं को आतंकवादी कहना बंद करो, पूंजीपतियों के लिए बनाया गया कानून वापस लो। संजय सिंह के हाथ में जो तख्ती थी उस पर लिखा था, काला कानून वापस ले, एमएसपी का कानूनी अधिकार दो। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जेडीयू के 6 विधायक बीजेपी में हुए शामिल। आरजेडी ने किया ट्वीट, कहा नीतीश कुमार को मिला क्रिसमस गिफ्ट। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। यहां जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। अरुणाचल प्रदेश पंचायत और नगर निगम चुनाव के नतीजों की घोषणा और जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एक दिन पहले यह खबर सामने आई है। दोस्तों, इस मामले में मीडिया के सवाल पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि वो लोग चले गए हैं, यह बात मैं उनसे मीटिंग करने के बाद ही बता पाऊंगा। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के लिंकाबाली निर्वाचन क्षेत्र के विधायक कारबदो निग्युआर भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। बुलेटिन के मुताबिक अन्य 5 लोग भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो कि पहले जेडीयू के सदस्य थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस महामारी वैक्सीन सिस्टम की टेस्टिंग के लिए 4 सूबों में रिहर्सल शुरू। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस महामारी की टीकाकरण की व्यवस्थाओं का आकलन करने के लिए पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में अगले हफ्ते से रिहर्सल यानी कि ड्राई रन की तैयारी पूरी कर ली है। सरकारी एजेंसियों की हालिया गतिविधियों से साफ है कि देश भर में इस महामारी वैक्सीन को लेकर देश के हर नागरिक तक पहुंचाने की तैयारी आखिरी दौर में है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को दी गई जानकारी के मुताबिक रिहर्सल में टीके की आपूर्ति, जांच रसीद और आवंटन से संबंधित ऑनलाइन सिस्टम कोविन में आवश्यक डेटा की एंट्री, टीम के सदस्यों की तैनाती, टीका केंद्रों पर लाभार्थियों के साथ एक पूर्वाभ्यास किया जाएगा। इससे पहले मिशन से जुड़े लोग रिहर्सल से पहले एक अहम बैठक में भी शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 1,01,70,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 1,50,000 के करीब पहुंच गई है। दोस्तों इस महामारी का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में हुआ है। महाराष्ट्र में अब तक 19,13,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज इस महामारी के सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों इसके बाद में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद में दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। लेकिन दोस्तों उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 7,95,00,000 को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 17,44,000 के पार है। इस महामारी का सबसे ज्यादा असर अमेरिका पर हुआ है। अमेरिका में 1,87,00,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं दोस्तों दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राजील का है। ब्राजील में 74 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में रशिया, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, टर्की, इटली, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मैक्सिको, पोलैंड, ईरान, यूक्रेन, पेरू आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन के बीच में मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की किसानों से अपील, कहा मोबाइल टावरों को न पहुंचाए नुकसान, अनुशासन में रहें। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे किसानों से मोबाइल टावर को नुकसान नहीं पहुंचाने की अपील की है। दोस्तों खबरें आ रही थी कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पंजाब के कई हिस्सों में मोबाइल टावर की बिजली प्रभावित की थी। सीएम ने किसानों से जनता को असुविधा नहीं पहुंचाने का आग्रह किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव का
हवाला दिया। दिल्ली की सीमा पर बीते एक महीने से किसानों का प्रदर्शन अब भी जारी है। दोस्तों, पंजाब में मोबाइल टावरों की बिजली को प्रभावित करने की खबरों के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानों से शांत रहने की अपील की थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस महामारी के बीच टेलीकॉम कनेक्टिविटी बहुत जरूरी हो गई है। इसके अलावा उन्होंने किसानों से दिल्ली की सीमाओं पर जारी प्रदर्शनों के बीच अनुशासन में रहने की भी अपील की। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फास्टैग ने बना दिया नया रिकॉर्ड, रोज हो रहा है इतने करोड़ का ट्रांजैक्शन। जी हां दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने कहा है कि नए साल से अभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। देश में फास्टैग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह अब रिकॉर्ड 50 लाख लेन देन के साथ 80 करोड़ रुपए प्रतिदिन पर पहुंच गया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में हालिया संशोधन से डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिल रहा है। दोस्तों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बयान में कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा MSME मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य होगा। इसके अलावा टोल प्लाजा पर वाहनों को बिना किसी रुकावट की आवाजाही के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। फास्टैग की वजह से राजमार्गों का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों के समय और ईंधन दोनों की बचत हो रही है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फास्टैग देश भर में 30,000 पॉइंट ऑफ सेल यानी कि POS तथा अनिवार्य रूप से NHAI के टोल प्लाजा पर उपलब्ध है। अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के जरिए फास्टैग को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया है। मिशन के लिए 27 जारीकर्ता बैंकों ने भागीदारी की है। फास्टैग का रिचार्ज भारत बिल भुगतान प्रणाली UPI और पेटीएम के अलावा माई फास्टैग मोबाइल ऐप के जरिए भी किया जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, ठंड से राहत नहीं, अभी और हार्ड कपाएंगी सर्दी, मैदानी इलाकों में गिरेगा पाला। जी हां दोस्तों, हिमालय के शिखर से सटे इलाकों में बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी एक बार फिर बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार पारा नीचे जा रहा है, इसलिए डल झील समेत कई प्रमुख इलाकों में पारा शून्य के नीचे पहुंच चुका है। राजस्थान की बात करें तो दोस्तों, एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में लगातार बर्फ जमने की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पहाड़ों में हुई बर्फबारी की वजह से आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलने से पारा और लुढ़कने के आसार हैं। जम्मू कश्मीर में 27 दिसंबर को हिमपात की आशंका है। वहीं मौसम विज्ञान विभाग के अनुमान के मुताबिक उत्तराखंड में 27 दिसंबर को बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बर्फबारी के बाद ठिठुरन बढ़ी है। लाहौल स्पीति में तापमान -20 डिग्री होने के बावजूद यहां काजा में आइस हॉकी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। वहीं दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ठंड बढ़ रही है। इसके अलावा सूबे के कई मैदानी शहरों में शीतलहर के आसार बताए गए हैं। MP में 2-3 दिन की मामूली राहत के बाद प्रदेश में फिर से ठंड बढ़ने लगी। वहीं दोस्तों, राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के भी तमाम शहरों में ठंड बढ़ रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, जानिए सोने चांदी के ताज़ा दाम। जी हां दोस्तों, अगर सोने चांदी की बात की जाए तो MCX पर सोने में हल्की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है। सोना एक छोटी सी रेंज में ट्रेंड करता नजर आ रहा है। हालांकि भाव अभी भी 50,000 रुपए के ऊपर ही है। वहीं दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार का भाव अलग है। दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने का भाव 53,190 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी का दाम 66,600 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, बोन मेरो और ब्लड कैंसर से जल्द मिलेगा छुटकारा, वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाला इलाज। जी हां दोस्तों, अब ब्लड कैंसर और बोन मेरो कैंसर से जूझ रहे मरीज जल्द ही ठीक हो सकते हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों की एक टीम ने कुछ ऐसी संभावित दवाइयों की खोज की है जो कुछ खास तरह के खून और बोन मेरो के कैंसर के उपचार में कारगर साबित हो सकती हैं। इन दवाओं की खोज प्रतिष्ठित क्लीवलैंड क्लिनिक के वैज्ञानिकों के एक समूह ने की है, जिसमें एक भारतीय वैज्ञानिक भी शामिल है। ब्लड कैंसर डिस्कवरी के ताज़ा संस्करण में पहली बार प्रकाशित हुआ और दशक भर चला। यह अनुसंधान क्लीवलैंड क्लिनिक डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन हेमेटोलॉजी एवं ओंकोलॉजी रिसर्च के जोरोलॉजी मेकिस्की और उसके सहयोगी बबल कांता झा ने किया है। वैज्ञानिकों के अध्ययन में ल्यूकेमिया कोशिकाओं को तरजीही तौर पर निशाना बनाने और उनका उन्मूलन करने की एक नई औषधि रणनीति पर काम किया गया।
यानी कि दोस्तों अब ब्लड कैंसर और बोन मैरो के कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए एक खुशखबरी है, उनको एक नई जिंदगी मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एप्पल लॉन्च करेगी बैटरी से चलने वाली कार, 2024 में करेगी कार मार्केट में एंट्री। जी हां दोस्तों, आईफोन सहित अन्य उच्च कोटि के उत्पादों का निर्माण करने वाली कंपनी एप्पल जल्द ही कार मार्केट में एंट्री करने जा रही है। फिलहाल वो ऐसी पहली इलेक्ट्रिक कार का निर्माण करेगी जो बैटरी की लागत को काफी कम कर देगी। एप्पल ने इस साल दुनिया को बेहतरीन टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया है और शानदार फीचर्स और बैटरी वाले लैपटॉप के साथ ही स्मार्टफोन समेत कई अन्य प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, जिनमें आईफोन 12 सीरीज काफी खास है और यह फोन 5G सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है। दोस्तों एप्पल कंपनी की एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी से लैस ये एक पैसेंजर कार होगी। एप्पल के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 6 साल पहले 2014 में ही एप्पल कंपनी ने प्रोजेक्ट टाइटन के नाम से ऑटो सेक्टर में एंट्री करने का लक्ष्य लेकर काम शुरू कर दिया था। अभी तक कंपनी कार के डिजाइन पर कार्य कर रही थी और अब वह इसके बाद कार के सॉफ्टवेयर को तैयार करने में लगी हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान इंजमाम उल हक ने मोहम्मद आमिर के संन्यास पर तोड़ी चुप्पी, उनके इस फैसले को बताया गलत। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेट कप्तान इंजमाम उल हक मानते हैं कि आमिर का सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से संन्यास लेना बेहद दुखद है और उनके संन्यास का पाकिस्तान क्रिकेट पर नकारात्मक असर पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 50 T20 मैचों में कुल 259 विकेट लेने वाले आमिर ने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। आमिर ने कहा था कि वह मौजूदा क्रिकेट प्रबंधन के रवैये से नाराज हैं। क्रिकेट पाकिस्तान ने उल हक के हवाले से लिखा कि आमिर अच्छे खिलाड़ी थे, उनकी गैर मौजूदगी में पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन प्रभावित होगा। हमारे पास हालांकि दूसरे गेंदबाज भी हैं और वे अच्छा कर रहे हैं। आमिर का जाना दुखद घटना है और पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एक खिलाड़ी को क्रिकेट इस तरह नहीं छोड़नी चाहिए, यह अच्छा नहीं है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, आमिर ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में कुछ लोग उन पर दबाव बना रहे हैं और वह दबाव में क्रिकेट नहीं खेल सकते। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद में दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है सूर्य मंदिर देश के कौन से राज्य में स्थित है। जी हां दोस्तों, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर देश के कौन से राज्य में है, अगर आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।